हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको गज केसरी योग के विषय में बताना चाहूँगा। सरल भाषा में ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में ये एक नया वीडियो है। प्रारब्ध ज्योतिष काल चक्र। प्रारब्ध किसी के हाथ में, जो तय है तो तय है, उसका कोई आप कुछ नहीं कर सकते, नियति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऋषि पाराशर महाराज को प्रणाम। उन्हीं की ज्योतिष है, उन्हीं के श्लोक है, हमारा कुछ नहीं है। ग्रहों के संयोजन को योग कहते हैं। कुछ योग जीवन भर प्रभावी होते हैं, कुछ योग केवल विशिष्ट दशा आने पर फल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुंडलियों में योग तो रहते हैं, कई लोग केवल योग देख के ही जिंदगी भर खुश रहते हैं कि हमारी कुंडली में गज केसरी योग है और जो है पता नहीं कौन सा दिन है आके हमारे जीवन में उपलब्धि दे। अच्छी बात है, खुश होना चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी सोचते हैं। मानव जीवन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ज्योतिष के मामले में योग और अरष्टी योग। किसी के कुंडली में यदि योग शुभ योग बनते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होता है आदमी का। कहा जाता है ना, छोटी सी यदि प्रयास से भी उसको सफलता मिल जाती, किसी को एक अटेम्प्ट में सफलता मिल जाती, किसी को 4 अटेम्प्ट में नहीं मिलती है, और किसी को सफल होने के बाद ही पता लगा कि वो जीवन में सफल भी होता है लेकिन बड़ा दुखों से घिरा रहता है, कई पारिवारिक दुख से या बच्चों के दुख से या भाई बहन माता पिता अनेक प्रकार के कष्ट या दुर्भाग्य जुड़े रहते हैं। उसी को योग और अरिष्टी योग या दुर्भाग्य कहते हैं। तो कुंडली में योग होते हैं, दूसरा अरिष्टी या दुर्भाग्य योग होता है, जिसे दारिद्र्य योग भी कहते हैं, केमद्रुम योग होते हैं। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिस पे चर्चा आगे कभी और करेंगे, लेकिन आज जो मेन है वो गज केसरी योग पे ही बात हो रही है। योग बहुत से शास्त्रीय प्राचीन ग्रंथों में दिए हैं। मतलब ऐसा है कि ऋषि पाराशर ने भी योगों के बारे में लिखा है। इसका मतलब योग जैसी कोई बात है ना। आपकी कुंडली में एक ग्रह के साथ दूसरे तीसरे चौथे ग्रह बैठ जाए तो फलित में बड़ी दिक्कत होती है कि क्या होगा। और वो यदि 10वें भाव में बैठे हैं या चौथे में या 8वें में 6वें में, कई कुंडली में तो 5-5 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, तो फलित करने वाला वो जो एस्ट्रोलॉजर है उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है कि 5 ग्रह एक कुंडली में बैठ जाए, एक ग्रह में बैठ जाए तो क्या दे। और हो सकता है वो सबसे बुरे में बैठे थे, क्या उसके जीवन में बुरा ही बुरा होगा। यदि हो सकता है 5 ग्रह उसके 10वें में बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, तो फलित करना अपने आप में कठिन हो जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी की किताब हैं, शास्त्रीय किताबें, वहाँ पे दो ग्रह के योग भी दिया है। 2 ग्रह एक साथ बैठे तो क्या फलित, 3 ग्रह बैठे तो क्या फलित, 4 ग्रह बैठे तो फलित। लेकिन फलित सही मायने में वो फलित अपने आप में कठिन होता नहीं, उसके लिए फिर नवमांस कुंडली में जाना होता है। ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र में गज केसरी योग के विषय में दिया है, ये आपके बात है। और मैं आज आपको पर्वत योग के बारे में बताऊंगा कि पर्वत योग होता है। वो भी इसी प्रकार से केंद्र में यदि शुभ ग्रह बैठे, थ्योरी वही है, केंद्र में यदि शुभ ग्रह बैठते हैं तो अच्छा होता है, ये बात है। और लग्नेश का बहुत महत्व है। ऋषि पाराशर का जो सूत्र है वो यहाँ पे दिया हुआ है। केंद्र देवगुरे लग्नाच तांड्रधा शुभ द्रव्यते। मेरी संस्कृत अच्छी नहीं इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा अपनी बेइज्जती कराने के लिए, ठीक है। ये गज केसरी योग है, आप लोग पढ़ लो आपकी इच्छी हो तो। लग्न अथवा चंद्रमा से यदि गुरु केंद्र में हो और शुभ ग्रह माथ से दृष्ट युत हो तथा यदि अस्त नीच और शत्रु राशि में नहीं हो तो गज केसरी योग होता है। फल बताया है, ठीक है, लग्न अथवा चंद्रमा से। तो हमको ये जरूर देखना है कि आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। लग्न और चंद्रमा से ऐसे बहुत सारे योग तो बनते हैं, लेकिन इसमें और क्या गुण दोष है। ऐसे बहुत सारी कुंडलियों में लग्न से अथवा चंद्रमा से गुरु मिल जाएगा आपको। इसमें तो लग्न से भी बताया है, अथवा चंद्रमा से यदि गुरु केंद्र में बैठा हो तो, ठीक है। यदि सप्तम और अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं हो अथवा शुभ ग्रह हो तो सब ग्रह केंद्र में हो तो पर्वत नामक योग बनता है। देखिए, सप्तम अष्टम भाव में कोई ग्रह हो ना हो, यदि हो तो अच्छा हो, और बाकी ग्रह केंद्र में बैठे हो तो फिर वही बात हो गई कि यदि कोई ग्रह शुभ ग्रह केंद्र में बैठते हैं तो शुभ होता है। तो मेन बात वहीं पे चल रही है कि केंद्रों में केंद्र स्थान पे, मतलब पहला, चौथा, 7वां, 10वें स्थान पे शुभ ग्रह होगा तो बहुत योग कारक है। ये 300 महत्वपूर्ण योगी किताब रमन साहब की, आदरणीय रमन साहब, बीवी रमन साहब, 1991 में प्रिंट हुई थी। उसके पहले भी प्रिंट हुई थी, 1991 का मेरे पास रखा हुआ है। उसमें किताबों में लिखा कि 1991 में हुई थी। उनने गज केसरी योग के बारे में बताया जरूर है कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग, लेकिन उसके बहुत से किंतु परंतु भी बताया है। वो ग्रहों के बलों पर विचार करते हैं और बहुत जरूरी है ग्रहों के बल पे, है ना। कोई आगे चलते हैं।
उन्होंने ये बोला कि चंद्रमा तटस्थ हो तो कितने यूनिट उसको बल मिलेगा, चंद्रमा किसी ग्रह से युत हो तो मिलेगा, चंद्रमा की दृष्टि बल और चंद्रमा शत्रु राशि में। अब चूंकि योग बन रहा है चंद्रमा और गुरु से, तो गज केसरी योग बोल रहा है ना कि चंद्रमा से यदि गुरु केंद्र में हो, लग्न में पहले दूसरे चौथे भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें में और 10वें में, तो गज केसरी योग। अब बृहस्पति के ऊपर शुभ अधिपति है, बृहस्पति केतु के साथ है, बृहस्पति का दृष्टि बल है, बृहस्पति शत्रु राशि में है। यदि हो सकता है बृहस्पति शत्रु राशि में तो नंबर कट गए, बृहस्पति पे दृष्टि नहीं है तो कट गए, है बृहस्पति केतु के साथ नंबर घट गए, यूनिट कम हो गई, ये ग्रहों के बल घट गए। हो सकता है ऐसी ढेरों योग कुंडली में होते हैं, बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन गज केसरी योग होने के बाद ही वो स्वयं प्रसन्न तो होता है कि मेरी कुंडली में ग्रह योग गज केसरी योग है, लेकिन लाभ नहीं होता, बस यही कारण है। सर्वार्थ चिंतामणि में गज केसरी योग तो नहीं मिला मुझे, लेकिन एक भूपति तुल्य भाग योग मिला। चूंकि ये योग इससे रिलेटेड इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, यदि चंद्रमा लग्न के अतिरिक्त किसी भी केंद्र में हुए या त्रिकोण में बैठकर गुरु से दृष्ट हो अथवा बलि शुक्र से दृष्ट हो तो जातक के भाग्य राज्य के समान होते हैं। यदि चंद्रमा लग्न के अतिरिक्त किसी भी केंद्र में हो, चंद्रमा लग्न के अतिरिक्त चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो और या त्रिकोण में बैठकर गुरु से दृष्ट हो, बलि शुक्र से दृष्ट हो, इसका मतलब ये चंद्रमा पे शुभ ग्रहों की दृष्टि, ठीक है, और अच्छे स्थानों से चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि योग कारक है। चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, याद रखिए सूत्र, चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि खासकर शुक्र की और गुरु की, बलि गुरु की। अब तो दृष्टि शुभ हो, ऐसा ना हो कि नीच के गुरु पर की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, खासकर गुरु और शुक्र की। तो भूपति तुल्य योग बताया। अधिपति योग की बात हो रही है। अधिपति योग ऋषि पराशर ने होराशास्त्र में भी लिखा है। अधिपति योग में लिखा यदि लग्न से 6वें 7वें और 8वें में शुभ ग्रह हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 6, 7वें 8वें में शुभ ग्रह हो और ये तीनों बलि हो, पूर्ण बलि हो, अथवा बुध बृहस्पति शुक्र तीनों पूर्ण बलि हो, अधियोग में उत्पन्न होता है। सिंपल थ्योरी है कि बुध बृहस्पति शुक्र बलि हो तो अच्छा योग होगा, अधियोग कहलाएगा। और यदि ये ग्रह 6, 7वें 8वें शुभ ग्रह हो तो वहां पे फायदा मिलता है। इसका मैं उदाहरण भी बताऊंगा आपको। ये फल दीपिका से लिया है मैंने। चंद्रमा से 6, 7वें 8वें शुभ ग्रह हो तो अधिपति योग होता है। इसी प्रकार का योग ऋषि पाराशर ने लिखा है। चंद्रमा से 8वें 6वें 7वें तीनों स्थान पर शुभ ग्रह हो तो अधियोग होता है। उसमें जन्म लेने वाले ग्रहों के बल के अनुसार राजा या मंत्री अथवा सेनापति अवश्य होता है। देखिए उसमें जन्म लेने वाले ग्रहों के बल, ये ग्रहों का बल फिर आ गया यहाँ पे, ये मेरा कर्सर गया, ग्रहों के बल मतलब रमन साहब ने जो बोला वो सही, ग्रहों के बल के आधार पर योगों की गणना या समीक्षा होनी चाहिए। जातक देश मार्ग में तो कहीं गज केसरी योग जैसे तो नहीं मिला। जात का देश मार्ग चंद्रिका एक ये केरल के विद्वान ब्राह्मण ने लिखी है, बहुत पुरानी शास्त्रीय ग्रंथ है, माने जाना ग्रंथ है दक्षिण भारत का। केसरी योग की चर्चा है लेकिन पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है कि केसरी योग। जात का देश मार्ग में एक बहुत अच्छा योग मिला है, वो गुरु से रिलेटेड और चंद्रमा से रिलेटेड, इसलिए मैं बताना आपको जरूरी समझ रहा हूँ। अरष्टि भंग प्रकरण में ये बात आई है। हंति सर्वग्रहारिष्टम चंद्र केंद्रे बृहस्पति यथा गज सहस्त्राणी निहंते को अपि केसरी। यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, तो जैसे एक सिंह हजारों हाथियों को मार गिराता हुआ सर्व ग्रहों से उत्पन्न अरिष्टों को नाश करता। कई एस्ट्रोलॉजर के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई चंद्रमा से यदि केंद्र में बृहस्पति, मतलब केंद्र में बृहस्पति है, चौथे स्थान पे बैठा, 7वें पे 10वें लग्न पे, कहा जाता है लग्न पे यदि बृहस्पति महाराज विराजमान हो तो कुंडली के लाखों दोष दूर हो जाते हैं। अरष्टि भंग, कोई भी किसी प्रकार की बुराई हो कुंडली में, यदि चंद्रम से बृहस्पति केंद्र में, सब का तोड़ है, सब पॉजिटिव, लाखों दोष दूर हो जाएंगे। ये जात का देश मार्ग में लिखा है। जात का देश मार्ग में केसरी योग के बारे में भी लिखा, लेकिन बहुत डिटेल नहीं है, ये मैं आपको बस उदाहरण के लिए मैं बता दिया हूँ। केसरी योगे जाते धनवान स्वकुल धिपो महाप्राज्ञ ग्राम पुर नगर कर्ता सहस्त्र मासेषु जीवितम विद्यात।
लेकिन बहुत डिटेल नहीं दी है। लेकिन आगे फिर जातक परिजात में जातकादेश मार्ग में गोपेश ओझा जी ने बताया है कि गजकेसरी की विवरण किया है। जातक तत्वम में गजकेसरी योग के बारे में लिखा है। जातक तत्वम एक फेमस किताब है, फेमस ग्रंथ है, और इनके रचयिता महादेव पाठक जी रतलाम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने इनकी किताबों का जिक्र किए हैं, और ये बहुत ही अद्भुत किताब है योगों के मामले में, बहुत ही अद्भुत किताब है। चंद्रमा से केंद्र में यदि बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग होता है। शुक्र बुध बृहस्पति यदि नीच या अस्त राशि में ना हो, ना स्थित होकर चंद्रमा को देखते हो, तब भी गजकेसरी योग होता है। देखिए, शुभ ग्रह यदि चंद्रमा को देखते हो, एक बार पहले ये जिक्र फिर से आया, शुभ शुक्र बुध बृहस्पति नीच या अस्त के राशि में ना हो स्थित होकर चंद्रमा को देखते हो, मतलब चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े, खासकर शुक्र बुध बृहस्पति और अच्छे स्थानों से पड़े, ठीक है, और बली ग्रह होकर पड़े तो शुभ होगा। ये बात हुई है। जातक परिजात जो बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष का शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें भी ये बात आई है गजकेसरी योग पर। केंद्र स्थित देव गुरु, उसकी बात बोली कि गजकेसरी होगा, केंद्र में होगा यदि, तो है ना। आगे चलते हैं, इसका थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। यदि चंद्रमा से केंद्र बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग। जातक परिजात भी इस बात की गारंटी देती है, गवाही देती है, ऐसा होगा तो ठीक होगा। और जातकादेश चंद्रिका में, फलदीपिका में तो मैंने लिखा है, जो बता ही दिया आपको, ठीक है। लेकिन उनमें ये बात फिर से आती है कि भाई चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र से दृष्ट हो, और यह दृष्टा ग्रह बुध बृहस्पति शुक्र अस्त ना हो, ना अपनी नीच राशि में हो, तो गजकेसरी योग होता है। दो प्रकार का गजकेसरी योग जान लिया अपन ने भाई, या तो चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, ठीक है, तो गजकेसरी योग, या तो फिर चंद्रमा को शुभ ग्रह देखते हो, बुध बृहस्पति शुक्र, तो शुभ, और जो देखने वाले बुध शुक्र बृहस्पति शुक्र है वो अच्छे हो, नीच के ना हो, और उनकी दृष्टि पड़ती हो तो बहुत अच्छा योग बनता है। फलित महाग्रंथ का एक ज्योतिष ग्रंथ है, और मानसागरी इसे कहते हैं, ठीक है। उसमें भी ये बात आई है, मानसागरी में भी। क्या ये मानसागरी में, मानसागरी से ये मैं आपको बता रहा हूँ। मानसागरी में लिखा है कि चंद्र से यदि गुरु चौथे, सातवें और 10वें भाव में हो तो तीनों का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव लिखा है, ठीक है, पता नहीं क्यों। तो मानसागरी में तो यदि चंद्र से गुरु चौथे, सातवें, 10वें भाव में है तो अच्छे रिजल्ट नहीं है। यहाँ श्लोक भी मैंने ये दे रखा है यहाँ पे, तो उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं है, और यहाँ मैंने लिखा भी है। देखिए, चंद्र कुंडली में 10वें भाव में गुरु हो तो जातक घर परिवार स्त्री से छोड़कर तपस्या करने वाला होता है, मतलब ये संतों के लिए पॉजिटिव है ना। आगे चलते हैं। योग मीमांसा नामा एक ग्रंथ लिखा है डॉक्टर S.K. चरक, ठीक है। चरक साहब की किताबें बड़ी साफ सुथरी होती है, और ज्योतिष सीखने वालों के लिए तो उपयोगी है, बहुत बढ़िया साफ सुथरा लिखते हैं, तो थोड़ा उपयोगी हो जाता है। चरक साहब ने लिखा है, गजकेसरी का मतलब समझाया है। ऐसा गजकेसरी का मतलब तो हमने कहीं नहीं समझे, चरक साहब समझा रहे हैं, अच्छी बात है। गजकेसरी दो शब्दों से मिलकर बना है। गज का अर्थ है अस्थि, केसरी का अर्थ सिंह। इस योग के कारण जातक में सिंह जैसा रोबीला प्रभाव तथा हस्ती जैसा गंभीर अपेक्षित होती है। इसका अर्थ सिंह तथा हस्ती पर सवार करने वाला भी माना जा सकता है, जो अत्यंत बलशाली तथा उच्च जीवन स्तर होने का द्योतक है। इसका मतलब यह है कि किसी की कुंडली में गजकेसरी योग है और चंद्र और गुरु बहुत अच्छे हैं, तब तो उसके बल्ले बल्ले हो गए भैया। इसका मतलब यह है कि वो बहुत सामान्य से परिवार में भी जन्म लेकर बहुत अच्छा तरक्की कर सकता है। अब गजकेसरी योग में आजकल राजयोग का कारण क्या होता है, सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई बड़ा सिलेक्शन हो जाए कहीं, या फिर आप कोई पॉलिटिकल उसमें चले जाएं, राजयोग, MLA MP बन जाएं, राजनीति में अच्छी स्थिति गेन कर लें, संगठन में कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए आपको, या नौकरी मिल जाए, नौकरी किसी स्तर पे भी मिल जाए, वो सब राजयोगी है। आप आपके जीवन भर आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और आपको जीवन जीने का एक अच्छा आसरा मिल जाता है। और जैसे बलाबल कम होते हैं तो सरकारी में भी, क्लर्क की नौकरी भी मैं तो कहता हूँ राजयोग है, उसमें सरकार से तो जुड़े ना। और यदि बहुत अच्छे योग है तो आप UPSC में सिलेक्शन हो जाएगा, IAS IPS IRS बन जाएंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या तरक्की करेंगे। तो ये जो उदाहरण से आप मैं बताता हूँ आके कि गजकेसरी योग में क्या होता है कि इस तरीके से, अब मैं आपको उदाहरण से बताना पड़ेगा, इसलिए आपको इसमें आना पड़ेगा पावर पॉइंट में। गजकेसरी योग देखिए, ये चंद्र कुंडली है, होना चाहिए चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली में यहाँ चंद्र बैठा और गुरु महाराज
यहाँ बैठ जाए, ठीक है, और ये चौथा भाव हो गया और ये 10वां, तो ये गज केसरी योग बन गया। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये हो गया गज केसरी योग। होता क्या रहता है, मैंने जो ग्रहों की जो युति होती है मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे कि एक उदाहरण से बताता हूँ कि यहाँ पे ग्रह इतने सारे बैठ जाएं, ठीक है, अब यहाँ इतने ग्रह बैठ जाएं, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को फलित बताना भी बहुत कठिन होता है, और जो फलित ऐसे 4 ग्रहों के लिखे हैं वो सही मायने में इम्प्लीमेंट होते नहीं हैं, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो ऐसे युक्त वाले जो ग्रह होते हैं बड़े, उनका फलित बताना अपने आप में कठिन हो जाता है। तो ये मैंने आपको इस प्रकार से होता है गज केसरी योग, ये बताया। और उदाहरण देता हूँ आगे। अब गज केसरी योग में एक लिखा है जैसे कुंभ लग्न की कुंडली हो किसी व्यक्ति की, है ना, रमन साहब ने जो बताया वो बहुत बढ़िया बताया रमन साहब ने। किसी व्यक्ति की कुंभ लग्न नहीं, कुंभ राशि की कुंडली हो, चलो कुंभ राशि, चंद्रमा उसका यहाँ बैठा, कुंभ राशि वाले का नंबर 11 है, चंद्रमा उसके जन्म लिया तो चंद्रमा कुंभ में था। अब उसका यहाँ से गज केसरी योग कैसे बन रहा है, उसका गुरु जो है, ये चंद्रमा यहाँ बैठा दिया मैंने, ठीक, अब उसका गुरु यहाँ से यहाँ बैठ गया साहब, ये गुरु यहाँ पे उसका किसी का भी उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ चौथे भाव में भी होगा तो गज केसरी योग, और ये 7 में होगा तो गज केसरी योग, और ये 10वें में होगा तो गज केसरी योग। बहुत खुश, जातक बहुत खुश कि अपनी कुंडली में गज केसरी योग है भैया। लेकिन आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो देखिए आपको आपका चंद्रमा कहाँ, ये सस्टेस हो गया, और आपका गुरु कहाँ, ये लाभेश होके ये बुरे स्थान का मालिक कहलाता है, क्योंकि तीसरा स्थान और छठा स्थान, 8वां और 11वां, ये सब, और ये 12वां सब बुरे भाव कहलाते हैं, ये दूसरा, ठीक है। तो 11वां भाव भी उपचय भाव है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। अब आपकी कुंडली में जो गज केसरी योग है वो उतना बलशाली नहीं है। अब चलो आपकी कुंडली में तो गज केसरी योग मैंने बता दिया। एक और परिस्थिति हो सकती है, अब आपकी कुंडली में बैठे, मान के चलो उदाहरण से कि आपकी कुंडली में यहाँ पे ये 10वें स्थान पे यहाँ पे एक गुरु बैठ गया चंद्र केसरी, अब बीच में दूसरे ग्रह भी घुस गए, यहाँ पे बुध घुस गया, है ना, शनि घुस गया, राहु घुस गया। अब लो भैया तुम्हारे गज केसरी योग की तो वाट लग गई ना, सब खत्म, उल्टा सीधा हो गया। इस तरीके से योग बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए बिना उदाहरण के, बिना जाने, बिना अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाने कोई डिसीजन पे नहीं आना चाहिए। एक पर्वत योग के बारे में बताया था कि पर्वत योग में क्या होता है, यदि सप्तम अष्टम में कोई ग्रह ना हो, और यदि हो तो शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह केंद्र में भी हो, तो ये पर्वत योग होता। बहुत पॉजिटिव बताया कि ये भी गज केसरी योग जैसे ही जोरदार योग होता है। क्या बोला है कि सप्तम अष्टम में कोई ग्रह नहीं, तो ये सप्तम स्थान और ये अष्टम स्थान, यहाँ कोई ग्रह ना हो तो शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह हो तो यहाँ पे शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कौन से होते हैं, गुरु शुक्र बुध, है ना। और यदि केंद्र में अच्छे ग्रह हो तो पर्वत योग होता है। कुल मिला के फिर वही थ्योरी आ रही है, केंद्र में यदि शुभ ग्रह होंगे तो भला होगा, बहुत अच्छे योग बनेंगे, है ना। और बुरे स्थानों पे शुभ ग्रहों का नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भैया ये बुध को यहाँ नहीं होना चाहिए, शुक्र को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, गुरु को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये बताया जा रहा है, और इनको सब भले स्थानों पे बैठना चाहिए, केंद्र पे बैठना चाहिए। तो पर्वत योग मतलब राजयोग कारक है। आगे चलता है, ये भी गज केसरी योग का है, ये भी। हाँ, एक और सूत्र आया था कि गज केसरी योग के लिए कि भैया आपकी कुंडली में चंद्र कहीं पे भी बैठा हो, मतलब केंद्र में बैठा हो, और वो शुभ ग्रह से दृष्टि पाता हो। ये देखिए मीन लग्न की कुंडली है, चंद्रमा मीन लग्न की कुंडली है, उसकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ बैठ के शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है, यहाँ दृष्टि दे रहा है, 7वीं दृष्टि, तो भी ये गज केसरी योग जैसे योग की श्रेणी में आता है। ये रही बात आज की। अब अधिपति योग का एक उदाहरण बता देता हूँ आपको। अधिपति योग में यही कहा है कि लग्न या चंद्र से 6, 7, 8 में अधिपति योग कहलाता है, ठीक है। ये जातक देश मार्ग चंद्रिका में बोला है। लग्न से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो, तो लग्न से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह है और चंद्रमा केंद्र में हो, ठीक है, लग्न में चंद्रमा हो, तो ये शुभ माना जाता है, ये अधिपति योग, इसके बारे में बोला है। तो बात तो कुल मिला के यही आ रही है ना कि 6, 7, 8 भाव में शुभ ग्रह हो और केंद्र में भी शुभ ग्रह हो तो शुभ ही होगा। तो इस तरीके से योगों की चर्चा है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और आपकी कुंडली में यदि गज केसरी योग है
तो ईश्वर आपका भला करे, खूब तरक्की पाएं। लेकिन डॉक्टर रमन साहब ने जो बताया उसका जरूर ध्यान रखें कि योग कब फलित होंगे। क्या योग आपके कोई कुछ योगों के बारे में तो रमन साहब ने बोल रहे हैं कि जिंदगी भर फलित होते हैं, ठीक है। ऐसे योग जो आपकी कुंडली मिल गए जिंदगी भर फलित होंगे, इंजॉय करो है चाह। कुछ योग ऐसे होते हैं जो केवल दशा महादशा पे ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए कि योग कब फलित होगा, क्योंकि आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि जब जातक की महादशा चलती है, ये महादशा में 5 चरण होते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, हाँ, और इसके बाद सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। हो सकता है कि आपकी दशा आपको गुरु और राहु की दशा ही ना मिले, ठीक है, लेकिन आपको प्रत्यंतर तो मिलेगा और अंतरदशा तो मिलेगी और प्रत्यंतर दशा तो मिलेगी, उसमें तो वो आना ही आना है, तो उसमें भी फलित हो जाते हैं। इस तरीके से ये फलित के तरीके बताए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जो भी शास्त्रीय ग्रंथ है उसका मैंने रेफरेंस भी दिया है कि कुछ हमारे व्यूअर उन्होंने कहा था कि आप श्लोक लगाते हैं उससे थोड़ा विश्वास होता है, कि अविश्वास की दुनिया है। और चूँकि जिन ऋषि मुनियों के श्लोक है, जिन ऋषि मुनियों के शास्त्रीय किताबें हैं, हम उनका भी रेफरेंस ना दें और फर्जी किताबें लिख के झांकीबाजी करें, जैसे कि लोग कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी खुद की रिसर्च है। अच्छा, श्लोक तो पूरे ऋषि मुनि के, सिद्धांत तो उनके, और आप जो उनका नाम भी नहीं देना पसंद करते हो कि फला ऋषि मुनि ने ये श्लोक के आधार पर किया। कई जो लेखक है उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, जैसे कि रमन साहब ने बाकायदा सारी बातें ईमानदारी से लिखी है और स्पष्ट कहा है कि ये चीज़, और अपनी किताब में रमन साहब ने ये लिखा है इसमें कि भाई ये मेरी ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, ठीक है, केवल मैंने बहुत सारे योगों को व्यवस्थित कर दिया है, मेरी ओरिजिनल रिसर्च नहीं, ओरिजिनल ग्रंथ नहीं है, ऐसा रमन साहब ने लिखा, बीबी रमन साहब ने, ठीक है। तो ऐसे ईमानदार व्यक्ति भी हमारे देश में है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और कोई विशेष प्रकार के योग, जैसे कि अभी मैं चाह रहा था कि अनफा सुनफा योग होता है, दुर्धरा योग होता है जो चंद्रमा से बनने वाले योग हैं, और एक केमद्रुम योग होता है जो दारिद्र्य योग की श्रेणी में आता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं चर्चा चाहूँगा आगे के वीडियो में। यदि आप लोग चाहें तो कुछ अपना कमेंट करें, टिप्पणी दें, जिससे कि वीडियो बनाने वाले को लगे कि वो सही बना रहा है या फिर वो बता रहा है जो सही बता रहा है। क्योंकि हमारा काम तो वीडियो बनाना है, आपका काम देखना और कमेंट करना है। थैंक यू। हरे कृष्णा।